दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं 17 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज को, लेकिन उसके पहले हम लोग 16 जुलाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, 16 जुलाई को दोस्तों आपको पढ़ाया गया था कि किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, मोहन बागान जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ये हॉकी में खेलने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अशोक कुमार जी को यह सम्मान दिया गया था, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है? अशोक कुमार नाम है, दिग्गज हॉकी खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, और मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? ठीक है, याद रखिए दोस्तों, अभी ईरान के साथ भारत का संबंध बड़ा अच्छा चल रहा था, बट याद रखिए भारत के साथ थोड़ा सा संबंध खराब होते हुए दिख रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं लगातार उनके साथ भी हमारे संबंध खराब दिख रहे हैं। जैसे नेपाल की अगर बात करें तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि उत्तराखंड के 3 अलग अलग स्थानों को नेपाल ने जो है अपने देश की सीमा के अंदर शामिल कर दिया। सुगौली की संधि जो हुआ था 1816 में, ठीक है, उसको जो है नकारते हुए नेपाल ने काम किया। इसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश जो है उसके साथ भी हमारे संबंध धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर एक पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर, देखते हैं क्या होता है, तो इसको ध्यान देंगे। अगला है, साल 2020 के वान करमन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिए के सिवान। के सिवान का नाम आप सभी लोग जानते हैं, इसरो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इनको जो है वान करमन पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, 2020 का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा किया है? तो रोको टोको अभियान की घोषणा किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने किया है, तो इसको आप याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बन गया है? तो भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका, और कहीं ना कहीं चीन के साथ लड़ाई में अमेरिका जो है हमारा साथ देगा, भारत का साथ देगा। इसे आप जो है ध्यान पूर्वक याद रखेगा। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मुख्य प्रबंधन कमेटी में त्रावणकोर के राज परिवार की भूमिका को बनाए रखने का आदेश दिया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये केरल राज्य में स्थित है, और अभी कुछ समय पहले इस मंदिर में जो है काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर अकूत संपत्ति पाई गई है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो सिंगापुर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी कैंसर नियंत्रण की तैयारी में 10 एशिया पैसिफिक देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिए भारत का स्थान है 8वां। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस गुजराती पत्रकार का निधन हो गया? तो याद रखिएगा नागीदास संघवी। नागीदास संघवी जो गुजरात से बिलोंग करते थे, ठीक है, एक गुजराती पत्रकार थे, उनका निधन हो गया है। ये पद्मश्री भी इनको मिल चुका था। गूगल के सीईओ ने भारत में कितनी रकम निवेश करने का ऐलान किया है? तो 10 अरब डॉलर यानी कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा गूगल की तरफ से। ठीक है, तो ये तो रहे दोस्तों 16 जुलाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 17 जुलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग चर्चा करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे एक तरफ देश का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ राजदूत का नाम दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है कौन से देश में कौन राजदूत हैं और कौन सही नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसको बताना है। तो कह रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो राजदूत हैं वो कौन है? याद रखेगा रुद्रेंद्र टंडन। ये बिल्कुल सही है, रुद्रेंद्र टंडन जो हैं ये अफगानिस्तान में राजदूत हैं भारत के लिए। ठीक है, ये अभी हो गए हैं। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। बांग्लादेश जिसके साथ जो हमारा संबंध काफ़ी खराब चल रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? काबुल है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए बांग्लादेश में देखिए, याद रखेगा विक्रम दुरई स्वामी। ठीक है, ये वाकई में राजदूत हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बारे में आप सभी जानते होंगे। क्या जानते हैं? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, ये आपको याद होगा। बाकी देखिए यहाँ पर दे रहा तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान में बिधु नायर, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिटेन का दोस्तों जो गुरदीप दे रहा है ये गलत है। मैंने ही आपको पढ़ाया था वीकली करंट अफेयर में, मैंने आपको बताया था, मंथली में भी मैंने आपको याद कराया था। ब्रिटेन में गायत्री, यस गायत्री कुमार का नाम सुना होगा आपने, सॉरी गायत्री आई कुमार का नाम सुना होगा। ठीक है, गायत्री आई कुमार नाम है। ठीक है, तो याद रखेगा। यस जयशंकर हैं, वो विदेश मंत्री हैं, वो अलग हैं। ठीक है, उनका नाम मुझे
याद आ रहा था, बट यहाँ पर गायत्री आई कुमार है तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये ब्रिटेन के राजदूत हैं, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो गुरदीप दे रहा है दोस्तों, गुरदीप आपका गलत उत्तर है, ठीक है। अभी तो समझ में आ गया होगा, यानी यहाँ पर दिया गया जो डी वाला कथन है वो क्या है, गलत है, बाकी का 3 कथन सही है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर दे रहा है, अफगानिस्तान में रुद्रेंद्र टंडन है, रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं, ठीक है। उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर की गई है, ठीक है। उसी तरह से बांग्लादेश में विक्रम दुरई स्वामी हैं, ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा, और वो ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। तुर्कमेनिस्तान में विदु नायर हैं, ठीक है, विदु पी नायर पूरा नाम इनका, तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये आगे कुछ नए राजदूतों के नाम हैं जिनका अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है। जैसे ब्रिटेन में गायत्री आई कुमार, फिनलैंड में मैंने बताया था रवीश कुमार फाइन, ठीक है, तो याद रखिएगा। कुवैत में सीबी जार्ज हैं, पपुआ न्यू गिनी में सुशील हैं, स्विट्जरलैंड में मोनिका कपिल मोहता हैं, रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव और फिलीपींस में शंभू एस कुमारन। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर देखिए इमेज में एक नाम दिया गया सचिन अवस्थी, बट मैं आपको कहता हूँ कि नहीं, पहले आप समझो कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड क्या था, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली में क्या था कि ये जो नाम दे रहा आपके सचिन अवस्थी जी ने क्या किया था, एक 5 दिवसीय एक बहुत लंबी यात्रा का आयोजन किया था। ये यात्रा जो था दोस्तों, ये हरिद्वार से स्टार्ट की गई थी, हरिद्वार में गंगा जी हैं, ठीक है, और इसको लेके आया गया था वाराणसी तक, हरिद्वार से लेकर के वाराणसी तक इस यात्रा को संपन्न किया गया था। यह एक तरह से स्वच्छ गंगा जागरूकता मिशन के नाम से इसको जाना जाता है, या इसका एक अलग भी नाम था, आई थिंक वंदे गंगे स्वच्छता कुछ कार्यक्रम था इसका नाम, ठीक है, याद रखिएगा। वंदे गंगे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलती है ट्रेन, वो आपके कहाँ से चलती है, वाराणसी से लेकर के दिल्ली जाती है, तो वंदे भारत के नाम पे आप याद रखिए वंदे गंगे, ठीक है, वंदे गंगे स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये कार्यक्रम जो है सचिन अवस्थी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और उसके बेहतरीन योगदान के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। चलिए उसके बारे में कुछ और भी पढ़ा जाता है। लिख रहा है सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इसी के लिए इनको बेसिकली जाना भी जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। फिलहाल जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव है, ये एक जो है विदेशी अवार्ड है, ठीक है, और ये दिया जाता है, इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल बासित सैयद। प्रेजेंट टाइम में मुख्यालय इसका लंदन है, ठीक है, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद से उनका नाम आया था आगे, और तभी जो है इनको यहाँ पर शामिल किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दे रहा है बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का इंटरिम सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है। तो अभी आपने सुना होगा राहुल जौहरी जो कि बीसीसीआई के सीईओ थे, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब उनके स्थान पर कौन आ रहे हैं, तो हेमंग अमीन। अब कौन आ रहे हैं, हेमंग अमीन आ रहे हैं, जो कि इंटरिम, अंतरिम यानी क्या हो जाएगा, इंटरिम बोला जाता है इंग्लिश में, इंटरिम सीईओ होंगे, ठीक है, और इसको आप जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वही नाम यहाँ पर दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा किस संस्थान ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 13 जुलाई 2020 को अपना पहला डिजिटल चौपाल कार्यक्रम जो है स्थापित का आयोजन किया। तो ये पहला डिजिटल चौपाल जो आयोजित किया गया नाबार्ड की ओर से आयोजित किया गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। इस बार इसका 39वां स्थापना दिवस है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और नाबार्ड करता क्या दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दे रहा है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, तो ये जो है ऋण उपलब्ध कराता है, और इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आप सभी को पता होगा, 12 जुलाई को। 13 जुलाई को फिलहाल ये न्यूज़ आ रहा है, ये अपना चौपाल लगा रहा है, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई को, ठीक है। 11 जुलाई को दोस्तों जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, उसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है नाबार्ड का, तो उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड
फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगो देख रहे हैं, यूएन का लोगो है संयुक्त राष्ट्र का, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र ने यह रिपोर्ट जारी किया है। और एक्चुअली में एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिपोर्ट में दोस्तों आप कह सकते हो कि वैश्विक स्तर पर पिछले 5 वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग जो कुपोषित श्रेणी में शामिल हो गए थे, और उनकी एक जो है रैंकिंग बनाई गई है और सभी देशों को जो है उसके लिए आंकड़े पेश किए गए। तो यूएन फिलहाल आपको याद रखना है, यूएन के द्वारा यह रिपोर्ट आ रहा है। देखिए इस यहाँ पर एक रिपोर्ट का नाम भी दिया गया है कि द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे दे भी रहा दोस्तों। ठीक है, ये तो वही बातें लिख रहा है। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर जो आंकड़े मिले उसके अनुसार एशिया में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 381 मिलियन जो है कुपोषित लोग हैं जिनको ठीक ढंग से पूर्ण आहार नहीं मिल पाता। दूसरे स्थान पर दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ पर कुपोषित लोगों की कुल संख्या 250 मिलियन के आसपास है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो पहले से काफ़ी गिरावट आई, क्योंकि 2004-06 में जहाँ यह कुपोषित लोगों की संख्या केवल भारत में, मैं यहाँ पर देखिए अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा था 250 मिलियन, उस समय 249 मिलियन केवल भारत में थे, लेकिन अब यह आंकड़ा गिर करके आ गया 189 मिलियन पर। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी पूरे इस एशिया महाद्वीप में भारत और चीन ही दो ऐसे देश हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुपोषित लोग भी हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ जाकर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर पढ़ाया जा रहा है उसका टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको इस समय टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें 6 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं, जिसमें लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन चल रहा है, तो उसको भी आप वीडियो देख सकते हैं। उसका पीडीएफ टेस्ट भी आपके लिए फ्री रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देख रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा भारतीय दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पर नाम रोशन किया है मुकेश अंबानी जी ने। जी हाँ दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए ब्लूमबर्ग, कौन बन गया, मुकेश अंबानी जी बन गए। और इसके लिए जो है उन्होंने पार किया है एलोन मस्क को। एलोन मस्क का नाम तो सुना होगा, स्पेस एक्स का नाम सुना है ना। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं एलोन मस्क, और याद रखिएगा और भी कई लोग हैं, लैरी पेज का नाम सुना होगा, वारेन बफेट का नाम सुना होगा। तो इन सभी लोगों को पार करके अब मुकेश अंबानी जो है छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए वर्ल्ड वाइड, जिनके पास 72.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है धन है अब तक संपत्ति है। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे दे रखा है शुद्ध। शुद्ध नाम से दोस्तों एक उपकरण विकसित किया जा रहा है, जिसको आईआईटी कानपुर ने विकसित किया। किसने किया? आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। और ये गजब का जो है आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें 15 वाट की यूवी लाइट्स लगी होंगी, और व्यक्ति दूर से ही जो है किसी कमरे में जो कीटाणु हैं मात्र 15 मिनट में, ऐसा कहा जा रहा है कि 10 बाई 10 का अगर कमरा है तो केवल 15 मिनट में उस कमरे को कीटाणु रहित बनाया जा सकता है, और इसको डेवलप किया है आईआईटी कानपुर के लोगों ने। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शुद्ध इस उपकरण का नाम है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जो अभी पीएम स्वनिधि योजना आई थी जिसमें स्ट्रीट वेंडर को जो है लोन दिया जा रहा था, तो उसमें जो है से उसको उस योजना को आगे बढ़ाने वाला सिर्फ राज्य कौन सा बन गया? तो मध्य प्रदेश का नाम आ गया, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। ठीक है, और उनके द्वारा किया गया। इसमें क्या था कि छोटे छोटे दुकानदारों को छोटी छोटी राशि में कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो अपना बिजनेस और व्यवसाय जारी रख सकें। और इसमें कहा गया था दोस्तों 10,000 रुपये जो है ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी दी जाएगी, जिसमें बहुत मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे मध्य प्रदेश से संबंधित एक और प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश वन विभाग की नवीनतम डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 425 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में कितने डॉल्फिन अब बची हुई हैं? तो याद रखिए डॉल्फिनों की संख्या में बहुत भारी गिरावट देखी गई है, और 2016-17 के आसपास में जहाँ पर इनकी संख्या लगभग 78 थी, अब इनकी संख्या 10 और घट करके केवल 68 बची रह गई है। ठीक है, और वैसे भी चंबल नदी में जो डॉल्फिन है वह एक दुर्लभ प्रजाति है, क्योंकि उनका निवास स्थान वहीं पे है, और वो रेड लिस्ट में भी शामिल हैं, तो उसको भी आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, तो लगभग 12-13% की कमी है। यहाँ पर देखिए आंकड़ा दे रहा होगा। ठीक है, करा कि ये जो अभयारण्य है 3 राज्यों से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, और चंबल नदी में डॉल्फिनों की संख्या में 13% की कमी आई है, और 2016 में चंबल में डॉल्फिन की संख्या लगभग 78 थी, और ये रेड लिस्ट में चल रही है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला दे रहा है, अच्छा यहाँ पर देखिए दे रहा है कि यहाँ पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, रेड क्राउन्स, रूप कछुए, लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन, ये सभी हैं जिनको संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है? और एक्चुअली इस समय देखिए तो कौशल विकास को लेकर के काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। तो युवा कौशल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 जुलाई को, हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। यूएन द्वारा जो इसको मनाया जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी विश्व युवा कौशल दिवस कहा जाता है। ठीक है, और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इस बार जो है 5वां युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसको आप याद रखिएगा। बाकी सिंपल सी बात है कि युवाओं के अंदर जो है कौशल विकास करने के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, और स्किल्स फॉर रेसिलेंट यूथ इसका जो है लोग मुख्य थीम थी, तो उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से कि आप सभी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट दे लीजिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर चल रहा है वो पढ़ लीजिए, मंथली करंट अफेयर वो पढ़ लीजिए, स्टेट वाइज पढ़ना है तो वो भी पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं सब्जेक्टिव कार्यक्रम से जुड़ना तो स्टडी 91 के सब्जेक्टिव कार्यक्रम से जुड़िए, जहां पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।